तो सौमेंद्र तोमर हमारे साथ हैं। हाल में सर प्रमोशन मिला है आपको, बधाई हो आपको सबसे पहले तो। धन्यवाद। लेकिन जो प्रमोशन मिला है, जब जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो चुनौतियां भी उतनी बड़ी होती हैं। खासतौर पर अगर वेस्ट यूपी की बात करें, मेरठ, बागपत, आपको इन इलाकों में गुर्जर समाज का ना सिर्फ चेहरा आप बड़े हैं, बल्कि मुझे लगता है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं उनको एक बार फिर से एकजुट करना बड़ी जिम्मेदारी। किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करते हुए यदि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमेशा उपयोगी रहा है, उपजाऊ है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से एक अच्छा वहां से परिणाम भी मिला है और हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आपने जो जातियों की बात करी है, देखिए हम लोग सभी जातियों को साथ लेकर, क्योंकि हमारी पार्टी की, हमारी विचारधारा की सोच सबका साथ सबका विकास है, उन सभी वर्गों को जोड़कर एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्योंकि गुर्जर समुदाय से आप आते हैं और आप बड़ा चेहरा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं वहां पर, लेकिन 35 से 45 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव उनका है गुर्जर वोटर्स का। 2027 की चुनौती को किस तरह से साधने के लिए आप आगे काम कर रहे हैं इस बड़ी जिम्मेदारी को मिलने के बाद? यदि मैं देखिए समाज की बात करूं तो 35 से 45 में 122 सीट ऐसी हैं जिन पे गुर्जर समाज का वो डिसाइड करते हैं जी। लगभग 20 लोकसभा ऐसी है जिनमें वो प्रभावित करते हैं। लेकिन 2014 के बाद लगातार 95 से 96% समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और यही नहीं, पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आपने देखा अखिलेश यादव भी वेस्ट यूपी को लेकर के, आपने देखा होगा वहां से उन्होंने शुरुआत भी की अभी इस बार भी, और वैसे भी क्योंकि 2024 की हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा मुझे लगता है कि सेटबैक लगा भारतीय जनता पार्टी को। उम्मीद से थोड़ा कम जरूर आप रहे, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या बड़ी चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि भाई अगर 2024 में हमें वहां के लोगों ने पसंद किया है तो 2027 में हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद वहां से साबित हो सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चेहरा विपक्ष में कुछ और होता है और जब वो सत्ता में होते हैं तो कुछ और होता है। लगातार उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने उन्हें अवसर दिया था, लेकिन किस दिशा में उत्तर प्रदेश को लेकर गए, और हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हम सत्ता में रहते हुए भी प्रायोरिटी पर हमारी सभी समाज है। और यदि मैं गुर्जर समाज की बात करूं तो लगातार जो हमारे महापुरुष हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की बड़ी भूमिका 1857 की क्रांति में रही और मेरठ की क्रांति की शुरुआत उन्होंने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहां पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसका नाम रखा गया। प्रतिमा का अनावरण उपराष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। यानी हम लोग पक्ष विपक्ष में कहीं भी रहें, लेकिन महापुरुषों का सम्मान और हम लोग सभी जातियों को साथ लेकर चलने की नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम सत्ता में होते हैं, यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो उस समय एक परिवार तक सीमित रह जाते हैं और उन्होंने काफी प्रयास करके देख लिया है। लेकिन लगातार पश्चिम क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब आप 2024 की बात करें, देखिए हाँ, कुछ भ्रमित उनके द्वारा किया गया, कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन पूरा प्रदेश समझ चुका है और उसका परिणाम लगातार आ भी रहा है। उसका परिणाम सामने आएगा। अच्छा, मैंने जैसे कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, पीएचडी आपने की है फिजिक्स में, जहां तक मैंने पढ़ा, और छात्र जीवन से ही राजनीति में आप काफी अग्रसर रहे और उसके बाद सीधे राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। अब देखिए, अब मुझे लगता है कि वेस्ट यूपी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो आपके कांधे पर है। उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे सबको साधेंगे और पीडीए की काट कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर हम लोग राजनीति में आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है। हम लोग के साथ छात्र राजनीति के टाइम से, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं, उस समय के हमारे नौजवान साथी आज भी काम कर रहे हैं। और पीडीए की बात जब आती है तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि पीडीए जो अखिलेश जी कहते हैं, उनका पीडीए क्या है ये बार बार लोगों ने डिफाइन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मैं बात करूं तो हम पीडीए नहीं, हम सभी को साथ लेकर
सभी जातियों का यदि समन्वय आपको देखना है, उनका सामंजस्य देखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई देगा। और हम सिर्फ सरकारी नहीं, हम अपनी पार्टी में, संगठन में भी सभी को साथ लेकर चलते हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा विश्व गुरु भारत बने, यही प्रयास हम लोगों का। लेकिन अभी वो पीडी ऑडिट करने वाले हैं अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश जी के बारे में, और जब पश्चिम की बात करें तो मेरे चीज ध्यान आ गई, मैं बता दूं आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बहुत दंगे देखे हैं। मैं मेरठ से हूं। जी। पूरे देश के अंदर ही नहीं, विश्व में भी कहीं घटना होती थी तो दंगे की शुरुआत मेरठ से होती थी। लगातार दंगा झेला है। मुजफ्फरनगर भूले नहीं है लोग, और लोग ये भी नहीं भूले हैं कि दंगा करने वाले लोगों को सरकारी विमान से बुलाकर किस तरह से सम्मानित किया जाता था। तो वो समय कोई भूला नहीं है, सब लोग को याद है। हम क्योंकि एक्सप्रेसवे की भी बात कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश अगर एक्सप्रेसवे की बात हम करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो बहुत ही तेजी के साथ अग्रसर है। इसे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे की हम बात करें, वो मेरठ से ही, वहां से और प्रयागराज जा रही है। इससे मेरठ को कितना फायदा होगा, क्योंकि आप खुद मेरठ से आते हैं? देखिए लंबे समय से हम लोग लखनऊ आते हैं, और लखनऊ और पश्चिम काफी दोनों में गैप था। जहां से शुरुआत हुई है गंगा एक्सप्रेसवे की, वो हमारी विधानसभा से ही शुरू होता है, अंतिम छोर है उसका। अब कोई हमसे बात करता है और मैं कहता हूं कि मैं लखनऊ हूं, तो वो कहते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे में हम आ रहे हैं। यानी ये दूरी कम हुई है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, और मैं कह सकता हूं कि ये एक्सप्रेस हाईवे ये पूरे प्रदेश को जोड़ने का एक लिंक मार्ग बनेगा। और मुझे खुशी है कि उसकी आप क्वालिटी देखिए। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, एक मार्ग नहीं है, ये एक एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, ये दोनों तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे जिले जो विकास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस तेज गति से नहीं बढ़ पा रहे थे, सब उन्हीं जिलों से होकर गुजरा है। उन जिलों का भी विकास होगा। और आसपास जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, महाराज जी के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी वहां पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और बड़ी तेजी के साथ उस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये तो हमने शुरू किया था, हमारे काम का क्रेडिट बीजेपी ले जाती है, हमारे विजन का क्रेडिट बीजेपी ले जाती है, करते हैं हम है, नाम वो कमा लेते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है। और अखिलेश जी, मुझे लगता है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि ये हमने सोचा था। देखिए सोचना और उसका क्रियान्वयन करना दोनों में अंतर है। हम वो सरकार हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं कि हम लोग शिलान्यास भी करते हैं और उसका अनावरण भी करते हैं। शुरुआत भी हमसे ही होती है और उसका उद्घाटन भी हम ही लोग करते हैं। जी। अभी बागपत गए थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सनातन की बात वहां पर कही। अभी पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा सनातन का मुद्दा प्रमुखता से वहां उठाया गया। तो आपको लगता है एक बार फिर से 2027 में अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सनातन सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर? देखिए हम लोग सनातनी लोग हैं, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मान्यता, कहीं भी कोई घटना होती है तो लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। क्योंकि कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हम जैसी, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार की तरह से। ये सोच यदि किसी की हो सकती है तो सनातनी की हो सकती है। और सनातन हम लोग विकास के साथ अपनी धर्म और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर। ये सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि आप धर्म जाति की राजनीति करते हैं। खासतौर पर जब टारगेट भी किया जाता है किसी के ऊपर तो वो धर्म देकर किया जाता है, फिर चाहे वो बुलडोजर एक्शन की बात हो या फिर किसी के ऊपर किसी कार्रवाई की बात हो। देखिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी जाति किसी वर्ग का हो। हमारी सरकार साफ नियत के साथ, देखिए यदि कोई अपराध करेगा तो योगी जी की पुलिस, योगी जी की सरकार उस पर काम करेगी। यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश तो बना दिया गया है, लेकिन एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनकी जो रफ्तार है वो इतनी तेज नजर नहीं आ रही है, तो वो एक चुनौती के तौर पर है सामने। देखिए आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे यूपी के अंदर है। आज हम लोग 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 पर है। और स्पीड की बात है, देखिए योजनाबद्ध तरीके से सरकार उस पर काम कर रही है और तेजी के साथ उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये भी जरा बताइए, क्योंकि मेरठ की अगर हम बात करते हैं, मेरठ से आपका जुड़ाव जो है वो हम सब जानते हैं, तो खेल नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है, ये कब तक हो जाएगा? वहां पे जो आसपास युवा खेल में अपना भविष्य देखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मेरठ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, और मैं बात करूं तो पूरे पश्चिम की राजधानी के रूप में स्थापित है। जब हम ओडीओपी की बात करते हैं तो मेरठ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं, हमारे यहाँ 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करते हैं। और जब हम खेल की बात करते हैं तो आप जितने भी खिलाड़ियों को किसी भी खेल में देखेंगे
तो मैक्सिमम हमारा ही खेल का सामान पूरे विश्व में जाता है। खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, एक संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं। तो एक संजीवनी का काम करेगा हमारे युवाओं के लिए। हमारे खेल के क्षेत्र में काम करने वाले युवा बड़ी तेजी के साथ और अच्छे प्रशिक्षित होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। और खेल के अलावा अगर रोजगार की बात करें उधर, देखिए हम लोग चाहे आईटी क्षेत्र हो हमारा, हम लोगों ने एक वहां न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रही है जो प्रदेश की पहली टाउनशिप है, मेरठ के अंदर आई है। उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल सभी चीजें उसमें लेकर आए हैं। और उसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि आरआरटीएस आने के बाद, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ आज एक आकर्षण का केंद्र बना है। जी देखिए 10 साल क्योंकि हो रहे हैं, तो अब ऐसा भी हमने देखा है पहले भी कि एंटी इनकम्बेंसी उसके बाद आ जाती है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उस मौके को लपकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा हर चरण को बिल्कुल क्लस्टर बना बना करके उस पर वो काम कर रहे हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए आसाम हो, हरियाणा हो, सभी प्रदेशों में जिस तरह की चर्चा लोग करते थे, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, हमारी सरकार की सोच और विकास सबको साथ लेकर चलने की नीति के कारण हम लगातार लोगों के बीच में हैं। हम वो दल नहीं है जो चुनाव के समय ही दिखाई दे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन मिल रहा है। 2027 में हम 2017 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। अच्छा, पश्चिमी यूपी में जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर आरोप लगते रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोग जाति प्रमुख देख करके आप लोगों को वेटेज देते हैं, संरक्षण देते हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो इन आरोपों पर क्या कहेंगे और जातिवादी जो ठप्पा है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता, हम जिस विचारधारा में और जहां से हम लोग की शुरुआत हुई है, कभी भी जाति को लेकर हम सभी जातियों का सम्मान करते हुए, और मैंने कहा कि हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हम जातिवादी नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र पहले, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा की यही सोच है। हाँ, सबसे बड़ी एक और जो चुनौती है वो ये भी है कि जैसे आपने पहले हम और भी पैनलिस्ट हमारे आए कि पिछली बार 2024 में विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा, कई सारे ऐसे नैरेटिव गढ़े जो कि जिस पर जनता ने विश्वास किया और वो नजर भी आया सीटों के अंतर में। इस तरह के नैरेटिव जाहिर तौर पर, क्योंकि विपक्ष को भी अब काट पता है, उस तरह के अगर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो, जिसको आप नैरेटिव कह रहे हैं, वो तो उसको कहते हैं कि ये सच्चाई है। तो नैरेटिव को चेंज करने के लिए और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने के लिए क्या इस बार रणनीति होगी? देखिए 2024 के बाद जहां भी चुनाव हुए हैं, उन परिणामों ने ये दिखा दिया है कि उस समय 2024 में जिस तरह की भ्रांतियां इन्होंने पैदा की, उसका लोगों ने जवाब दिया है। समझा है कि किस तरह से वो संविधान को लेकर घूम रहे थे, और सही माने में संविधान का सम्मान, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान, उनको नमन करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। पिछले कार्यकाल में आप ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री थे और अब स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में कौन सी आप सबसे बड़ी चुनौती अभी देखते हैं? देखिए कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छाई की गुंजाइश हमेशा है। एक दौर वो भी था कि बिजली के क्षेत्र में हम लोग देखते थे ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बिजली जाती थी, कुछ वीआईपी जिलों को छोड़ दें तो बिजली किस तरह से मिलती थी। आज सभी पूरे प्रदेश को समान रूप से बिजली मिल रही है। आज देश का सबसे बड़ा विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हम और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और 24 घंटे बिजली सभी क्षेत्रों को मिले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत शिकायतें आ रही, क्योंकि हम लोग तो न्यूज पढ़ते हैं तो देखते भी हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर के अब क्या ऐसी आप चुनौती देख रहे हैं और कैसे उसमें जो लोगों के मन में सवाल है उसको दूर करना, या क्या अवेयरनेस की थोड़ी कमी है? आपको लग रहा है आप बातें नहीं पहुंचा पाए लोगों तक? देखिए जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो जब वो शुरू होने के बाद, उसका व्यवहारिक पक्ष से शुरू होने के बाद ही पता चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में ही एक जांच कमेटी बना दी थी और उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। जांच कमेटी रिपोर्ट आने के बाद स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड में कन्वर्ट किया गया है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कहीं किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और तेजी के साथ उस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजली का बिल और किसानों की समस्याएं प्रमुखता के तौर पर हम देखते हैं, आए दिन उससे जुड़ी हुई खबरें आती हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं नोटिस करने में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए मैं कृषक परिवार से भी हूं और हमने देखा है वो दौर किस तरह से सिंचाई के लिए बिजली मिलती थी, यानी रात में बिजली आती थी, दिन में तो बिजली दिखाई नहीं देती थी। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि अब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी किसान
बिजली के अलावा यानी डीजल से कहीं भी सिंचाई नहीं कर रहे होंगे। हम लोग लगातार और उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके निजी नलकूपों को फ्री बिजली देने का काम भी योगी जी की सरकार ने किया। अच्छा, तो इसके लिए रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? लगातार काम चल भी रहा है और हम लोग ग्रामीण फीडर को भी अलग किया है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ उस क्षेत्र में काम कर रही है। अच्छा, बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में नाराजगी देखने को मिल जाती है। हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट यूपी में खास तौर पर मतभेद बहुत आ जाते हैं, आपके जो साथी है वो कई बार छिटक जाते हैं। तो इस बार 2027 के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी रहने वाला है कि सबको साध कर कैसे साथ चलना है, नाराज लोगों को मनाए रखना है, जोड़ कर रखना है। आरएलडी की भी बात बताएं इसमें। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ आरएलडी ऐसा है जो सहयोगी दल है हम लोगों का, लेकिन यदि मैं आरएलडी के जो मैक्सिमम समर्थक लोग हैं उनकी विचारधारा भी हमेशा राष्ट्रवाद की रही है। चाहे रालोद से हमारा गठबंधन रहा है या नहीं रहा, लेकिन जो रालोद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आई है। जब सारे दल एक हुए तो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम आए। अच्छा, आश्वस्त है बिल्कुल 2027 को लेकर के, अगर मतलब सरकार को भी लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहयोग को लेकर के भी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने हमेशा बेहतर परिणाम दिया है और मैंने पहले भी कहा, मैं और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, पूरा विश्वास के साथ जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय योगी जी के प्रति जो विश्वास लोगों के अंदर है, हम 2027 में 2017 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी यही दावा कर रहे हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, वहां तो पूरा जोर लगा रहे हैं वो। देखिए, वो बैठक होना, रैली करना अलग बात है, परिणाम आप देख सकते हैं और ज्यादातर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिया है। तो कौन कौन से मुद्दे आप इस बार खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बात कर उठाएंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा उपजाऊ प्रदेश है हर क्षेत्र में, चाहे हम कृषि की बात करें। नोएडा जो सबसे बड़ा, मैं प्रदेश में कह सकता हूं कि एक बड़ा केंद्र नोएडा है, लेकिन वो विकास से कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पा रहा था। हम दिल्ली के नजदीक है, वो एक अलग बात है, हम अपनी मेहनत से काम करते थे, अलग बात है, लेकिन सरकार का जिस तरह से वहां ध्यान होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो और देश की पहली ट्रेन मेरठ से चली है, आज मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का मेरठ को विकास का केंद्र बनाने में प्रमुखता पे लिया गया है। और लगातार, चाहे मैं टाउनशिप की बात कर रहा हूं, मैं रैपिड ट्रेन की मैंने जो बात करी, इसके साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, अभी इस एक्सप्रेस वे को हम लोग हरिद्वार जी तक लेकर जा रहे हैं, यानी पूरा पश्चिम कवर होगा। और मुझे विश्वास है कि कनेक्टिविटी के कारण ही विकास भी हुआ है और वहां पर रोजगार के साधन भी बढ़े। हाँ, कम से कम इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कनेक्टिविटी के मामले में फिलहाल अगर मेरठ की बात करें तो एपी सेंटर बना हुआ है। नमो रेल की, रैपिड रेल की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें। देखिए, गुड़गांव और नोएडा से ज्यादा आकर्षण, और मैं तथ्यों के साथ ये इसलिए कह सकता हूं कि जो गंगा जी और यमुना जी के बीच में मेरठ है, वहां का पानी, गुड़गांव डेवलप हुआ है, लेकिन आज सबसे ज्यादा आकर्षण आप देखेंगे तो मेरठ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और लोग वहां पर आना चाहते हैं। और जो लोग गुड़गांव और नोएडा काम करते थे, डेली अप डाउन भी करते थे, लेकिन अब वो मेरठ रहकर सुविधा के साथ आरआरटीएस से जा सकते हैं, सुबह को जाएंगे और शाम को अपने परिवार के पास आ जाते हैं। मतलब आगे मेरठ को हम नोएडा के जैसा देखेंगे, बहुमंजिला इमारतें, टाउनशिप, ऐसा देखेंगे? हम नोएडा से भी आगे निकलेंगे। हाँ चलिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया कि क्या क्या जिम्मेदारियां आपके सामने, चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि अब प्रमोशन हुआ है, जिम्मेदारी बढ़ी, चुनौतियां बढ़ी। कौन कौन सी चुनौतियां अभी आप देख रहे हैं? 27 बहुत दूर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी विभाग मिलेगा, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश होंगे, हम लोग का प्रयास यही है सबको साथ लेकर चलें और एक अच्छा परिणाम पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे करेंगे। हम लोग विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आए हैं, जो भी पार्टी नेतृत्व का आदेश होगा उसे पूरा करेंगे। अच्छा, ये सवाल भी है कि मेरठ में अभी से पहले हमने देखा था कि बच्चों को अगर उच्च शिक्षा चाहिए तो उनको नोएडा, दिल्ली ऐसे जाना पड़ता था, मुश्किलें होती थी। इनफैक्ट जो लोग जॉब के लिए भी जाते थे, उनके भी दफ्तर अगर वहां हैं, तो क्या नहीं जाने की आगे जरूरत पड़े, ऐसी दिशा में आप काम करेंगे? एजुकेशन हब हमारा मेरठ है, मेडिकल की सबसे ज्यादा पढ़ाई का हब हमारा मेरठ है। हाँ, ये जरूर था कि रोजगार के संसाधन जिस तरह से होने चाहिए थे वो नहीं थे, लेकिन 17 के बाद लगातार उस क्षेत्र में काम हुआ है। आज रोजगार के अवसर भी वहां पर मिले हैं। जो हमारा नौजवान पहले गुड़गांव या नोएडा जाता था, अब वो सारी चीजें उन्हें मेरठ के अंदर मिल रही है। अगर 2027 में सरकार आ जाती है फिर से,
तो मेरठ में क्या बदलाव उसके बाद अगले 5 साल में मेरठ के लोग देख पाएंगे? देखिए 2027 में सरकार आएगी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ मेरठ का क्योंकि मेरठ बड़ा पुराना शहर है, बाहर तो हम लोगों ने चाहे वो आउटर रिंग रोड हो, अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जितनी भी सीएम ग्रेड की रोड बन रही है सारी स्मार्ट रोड बन रही है। आप 2027 के बाद और बदलता हुआ मेरठ बड़ी तेजी के साथ देखेंगे। अच्छा, गुर्जर समुदाय को तो आप साथ लेंगे, लेकिन बाकी मैं गुर्जर समुदाय नहीं, देखिए हम लोग सबको साथ बड़ा लेकर चेहरा चलते है हैं। आप। मैंने कहा हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और मैंने कहा कि हम छात्र राजनीति से आए हैं और किसी एक जाति से राजनीति नहीं होती। हम सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर और सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मथुरा को लेकर क्या कहेंगे सर? मथुरा को लेकर के क्या कहेंगे? मथुरा हमारा आस्था का केंद्र है और ये सरकार विकास भी कर रही है और धार्मिक संस्कृति के धार्मिक केंद्रों को भी दृष्टि आगे से बढ़ा रही है। जो उम्मीदें लोग लगा के बैठे हैं कि वहां पर भी हम देखेंगे कि देखिए मैं अयोध्या में विश्वास जो के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने जो हमने वादा किया, हमने एक एक वादा पूरा किया। जो लोगों की उम्मीदें हैं वो हमने पूरी की है। मथुरा में जो भी उम्मीदें हैं वो भी पूरी की जाएंगी। उम्मीदें पूरी कर जाएंगी, यानी कि आपकी बातों से लग रहा है कि सनातन एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है वेस्ट यूपी में फिर से। हम लोग विकास भी और अपनी धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, तो अभी अगर मैं आपसे कुछ और समझना चाहूं कि कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं, मान लीजिए 5 बातें, 5 मुद्दे मैं ऐसे आपसे जानना चाहूं क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। अभी से लेकर 2027 तक किन 5 प्रमुख मुद्दों पर आप काम करेंगे? देखिए हम लोग बड़ी स्मार्टनेस के साथ जो स्मार्ट सिटी है, और मुझे लगता है कि मेरठ हो चाहे गाजियाबाद हो, हम नोएडा की बात करें, सहारनपुर की बात करें, सभी में देखिए पहले क्राइम कैपिटल के रूप में देखा जाता था, लेकिन 17 के बाद जिस तरह का काम हुआ है, लगातार लोगों का विश्वास बढ़ा है। पहले वहां पर उद्योगपति व्यापारी आना नहीं चाहता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि और निवेश लाकर हम लोग अपने नौजवानों के लिए रोजगार और बढ़ें। एक अच्छा माहौल जिस तरह का मिल रहा है उसमें उस दिशा में और तेजी के साथ काम करें, अच्छा निवेश मिले। रोड अच्छी बनी गई है। हम लोग का प्रयास है कि जो एयर पोल्यूशन, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम ईवी की तरफ, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जरूरी है हैं वो। उनकी तरफ भी हम आगे बढ़े। कुछ इस तरह के चैलेंजिंग हमारे सामने है, लेकिन हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और शहर के अंदर जाम की समस्या भी एक बहुत प्रमुख समस्या है। मैंने कहा जो पुराने शहर हैं उनमें वास्तव में जाम की दिक्कत है। प्रयास करेंगे हम लोग। मैक्सिमम आरओबी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर रेलवे लाइंस हैं। इसके अलावा कुछ ओवर ब्रिज और उन पर सब पे काम कर रहा है। और मुझे विश्वास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो बड़े जिले हैं उनकी सबकी कार्य योजना मंगा भी रखी है और उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। और उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने का विजन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो हम देखते भी हैं, धरातल पर भी दिख रहा है। तो कैसे अभी इन्वेस्टमेंट की दिशा में उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश बढ़े, रोजगार बढ़े? देखिए मुख्यमंत्री जी आज एक विश्वास का केंद्र बने हैं। आज उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जाता है और उत्तर प्रदेश में निवेश करते हुए लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वहां किस तरह कोई समस्या नहीं है। निवेश भी बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। हम इसे और बढ़ाने का काम करेंगे। वेस्ट यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों का एजुकेशन, ये भी प्रमुख मुद्दा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उसका परिणाम भी है। जहां महिलाएं पहले, क्योंकि मैंने कहा कि क्राइम कैपिटल हमारा पश्चिम माना जाता था, लेकिन आज वही महिलाओं की ऊर्जा, उनके स्वयं के, चाहे मैं स्वयं सहायता समूह की बात करूं या निजी अपना जो व्यापार कर रही हैं, आज ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने उद्योग भी लगाए हैं और बड़ी स्मार्टनेस के साथ काम कर रही हैं। तो ये बड़ा चैलेंज आपको लगता है? उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है और उसका परिणाम भी आ रहा है परिणाम। और बेटियों की पढ़ाई एक बड़ा मुद्दा वहां पर रही है, बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना एक बड़ा मुद्दा वहां पर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पर है। शिक्षा विभाग की जब हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक लगातार नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, उनका रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, तो क्या आगे किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएंगे? अगर महिलाओं के लिए खासतौर पर मैं बात करूं, क्योंकि आपने देखा महिला आरक्षण की भी बात हो रही है। हालांकि आप लोगों ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया कि विपक्ष ने तीनों बिलों को गिरा दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये तो भ्रमित करने की राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की। महिला बिल तो पहले ही पास हो चुका है, ये तो जानबूझकर लाया गया चुनाव से पहले। देखिए मैं महिला वाले बिल पर यदि बात करूं तो पूरा प्रदेश और पूरा देश अच्छी तरह से देख रहा है
जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किया है ये मातृशक्ति अच्छी तरह से जानती है और उन्होंने वो चेहरे भी याद किए जिन्होंने विरोध किया है। समय आने पर उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महिलाएं जवाब देंगे। अच्छा, आपने देखा कि जैसे भी पश्चिम बंगाल में भी जो नतीजे आए, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ये लोग तो चुनाव आयोग खुद ही चलाते हैं, चुनाव आयोग नहीं होकर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर तो सवाल उठाते ही है। कह रहे हैं कि जब सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है तो चुनाव करवाते ही क्यों है? देखिए, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो इन्हें चुनाव आयोग में दिक्कत दिखाई देती है, ईवीएम में दिखाई देती है। जहां चुनाव जीतते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति और लोग अपने आप को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के सभी देवतुल्य जो हमारे नागरिक हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने आप को विकास के साथ जोड़ा, केंद्र की नीतियों के साथ जोड़ा है और मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल में आप पश्चिम बंगाल को बदलता हुआ बंगाल देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी बातें आपने सामने रखी और उम्मीद है कि जिस जिम्मेदारी के साथ आपको ये दिया गया है बड़ा मौका, उस जिम्मेदारी के साथ को आप सही तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में